हे गाइस गाइस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जब आती है जब हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और हमारा 6 से लेकर 12 तक का बेस कवर नहीं होता है। जब वो बेस क्लियर हमारा नहीं होता है, कीवर्ड्स के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम जानते हैं कि हम ऐसा कौन सा पब्लिकेशन पढ़ें या कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे हमारा 6 to 12 का बेस कवर हो जाए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिल सके। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बात करते हैं एनसीईआरटीज़ की। एनसीईआरटी क्या है, बाकी पब्लिकेशन और एनसीईआरटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो एनसीईआरटीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी। आपको पता है बाकी सारे पब्लिकेशंस में और एनसीईआरटीज़ में क्या अंतर है। बाकी जो पब्लिकेशंस हैं उनकी बुक्स हमें पढ़ाती है, हमें बताती है, पर एनसीईआरटीज़ हमें समझाती है। एनसीईआरटी जो हमें समझाती है ना, समझना हमारी एजुकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि समझने से ही हमें रिकॉल होता है। बाकी रटने से, किसी चीज़ को याद करने से कभी भी रिकॉल नहीं होता। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में एक ग्राफिकल इमेजेस बना लेते ना, तब हमें समझना, एक्चुअल मीनिंग पता चलता है समझने का। तो गाइस एनसीईआरटीज़ हमें समझने का, समझाने का काम करती हैं। जो हमारे स्टडी के दौरान जो बीच बीच में गैप्स आते हैं ना, उनको फिल करने का काम करती है। सो अदर पब्लिकेशन की अपेक्षा मैं एनसीईआरटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। अगर आप भी अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, समझना चाहते हैं, रटना या याद करना नहीं। अगर आप अपने टॉपिक को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ एनसीईआरटीज़ उठाइए, उन्हें समझिए, उन्हें पढ़िए, उनसे प्यार करिए। एनसीईआरटीज़ आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अब एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, किस क्लास तक की हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, किस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सब में आपकी एनसीईआरटीज़ काम आती हैं। एनसीईआरटीज़ हमें डीप से डीप नॉलेज दे देती हैं बहुत इजीली, इसलिए एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ध्यान में रखना होता है कि हमें किस एग्ज़ाम के लिए किस किस क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ना ज़रूरी होती है। तो गाइज हम देखते हैं कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की कोई भी एग्ज़ाम हो तो उनके लिए हमें एनसीईआरटीज़ 6 to 12 तक की कवर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें भी अगर आप 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ बुक्स आप 6 की ले लीजिए और पहले वो ख़त्म कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आप एक सब्जेक्ट उठाइए, कभी भी सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर मत चलिए। अगर आपको एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़नी है तो आपको सबसे अच्छा काम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही करना होगा कि पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़नी है हमें, तो सबसे पहले 6 की एनसीईआरटीज़ उठाइए, आप उसको पढ़िए, एक बार फर्दर रीडिंग करिए उसकी। इसके बाद आप उसको, जब आप उसको पढ़ के ख़त्म कर लें, इसके लिए हाँ याद रखिएगा कोई लिमिट नहीं होती कि आपको कितने दिन में ख़त्म करना है। आप एक दिन में 5 पेज भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं, 15 भी पढ़ सकते हैं। वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना, वो तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, पर पढ़ना आपको ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपने बुक पढ़ के ख़त्म कर दी है तो उसको लीजिए, वापस से एक बार उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अब वो 10-15 पेपर्स उसके वापस से पढ़ने हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एक लिमिट सेट करिए कि हाँ आज एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम आप नहीं दे पा रहे हो तो आप टॉपिक वाइज भी लेके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो गया कि हमें रीडिंग करनी है, रिवीजन करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक या चैप्टर लेके, बहुत सारा नहीं पढ़ना है।
अब थर्ड स्टेप आपका आएगा। थर्ड स्टेप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपने जो रिवीजन किया है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी रिवीजन किया है वो रिवीजन आपको उसमें से कितना याद रह रहा है और क्या क्या आप भूल जा रहे हो। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी स्टडी के लिए। अगर आपको जो भी आपके माइंड में सेट हो चुका है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद नहीं रहती, आपको वापस से देखना पड़ रहा है उसको कि हाँ ये था, ये पॉइंट मेरा छूट गया, स्टडी के टाइम भी छूट गया और रिवीजन के टाइम भी छूट गया। तो उसको आप उठाइए, एक बार नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने का मतलब है किसी रजिस्टर में नोट डाउन मत करिए। आपके बुक में कुछ गैप्स होते हैं, आपको कुछ जगह मिल जाती है तो आप वहाँ पे फिल कर लीजिए। अगर वो जगह आपको कम पड़ रही है तो एक एक्स्ट्रा पेपर लेकर वहाँ पे अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर आप लिख लीजिए, जिससे आपका थर्ड रीडिंग जब आप करेंगे तब आपको वो पॉइंट एक ही सिंगल व्यू में दिख जाए। ये एक तरीका होता है एनसीईआरटीज़ पढ़ने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम्स के लिए। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम एक बेस बना रहे हैं। जो बेस नींव होती है हमारी करियर की, तो इसको थोड़ा टाइम, हाँ मान सकती हूँ कि इस चीज़ों में बहुत सारा टाइम लगने वाला होता है, पर दीजिए टाइम। अगर हमें हमारा फ्यूचर सेट करना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उससे तो बेटर है कि हम दिन भर बुक्स लिए बैठे रहें और एक या दो टॉपिक पढ़ के ख़त्म कर दें और नेक्स्ट डे भूल जाएं। उससे तो बेटर है कि हम इस तरह से स्टडी कर लें। अब आते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप पे। अब क्या होगा कि हमने हमारी रीडिंग भी कर ली, फर्स्ट रिवीजन भी कर लिया और सेकंड रिवीजन भी कर लिया। अब आता है कि हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्या हमें वो याद है? क्या हम उसको अपने माइंड में सेट कर पा रहे हैं कहीं? अगर कर पा रहे हैं तो आपने स्टडी अच्छी करी है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार वापस से रीडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फोर्थ स्टेप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इंटरेस्ट क्रिएट करिए अपना। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बॉर्डर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ओशियंस पढ़ रहे हैं, या कुछ भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसको करंट से रिलेट करिए। करंट से रिलेट आप कर पा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी स्टडी बेहतर हुई है, पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है उस टॉपिक को रिवीजन करने का। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी करंट का टॉपिक उठाया, आपने देखा कि ये एक्टिविटी हुई है, ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आया, तो भूकंप से रिलेटेड आप सबसे पहले वो न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, उसके बारे में सब जान लिया कि क्या है, कहीं ना कहीं एक आपने फैक्ट लिख लिए उसके। इसके बाद आप हाँ इंटरनेट पे सफरिंग भी कर सकते हैं, इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन एक बार जो आपने 6 की एनसीईआरटीज़ पढ़ी है उसमें भी आपको चैप्टर मिल जाएगा, फिर आपको मिलेगा 8th क्लास की एनसीईआरटीज़ में वो चैप्टर, फिर आपको 9 to 10th की एनसीईआरटीज़ में मिल जाएगा और 11 12th में मिल जाएगा। आप एक बार उसको स्टडी करिए तो आप खुद फील करेंगे कि आपने जो किया है ना, आपने जो स्टडी करी है ना, उसमें आप उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, आप अपनी खुद की हेल्प करने लग जाएंगे। और यकीन मानिए एक बार आप एनालाइज करना सीख गए ना, तो आपको आपके करियर में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसकी हेल्प आपकी करता है सिर्फ एनसीईआरटीज़ और आपका एक सिस्टमैटिक वे पढ़ने का। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इस सब चीज़ों में तो बहुत टाइम लगने वाला है, मतलब एनसीईआरटीज़ अगर पढ़ने बैठ गए तो 4-6 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि हाँ आपको टाइम लगने वाला है इन स्टडीज़ में, लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से पढ़ना। अगर आप अभी टाइम दे लेते हो ना, तो आगे आप जब जीएस की स्टडी करोगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपके छोटे छोटे कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो चुके होते हैं। कीवर्ड्स कंप्लीट हैं आपको समरी है आपके माइंड में, आपको टॉपिक क्लियर है, आपको उससे करंट से आप उसको रिलेट भी कर पा रहे हो, आप उसे एनालाइज भी कर पा रहे हो। तो इसके अलावा क्या रह जाता है जो हमने नहीं पढ़ा? सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि एक सिस्टमेटिक वे, किस तरह से हमें लिखना है, किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सिर्फ एक चीज़ मांगी जाती है आपसे। ये नहीं पढ़ते सभी पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी जाती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रिकॉल कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में कोई भी घटना हुई है ना, तो उसको पास्ट तक लेके जा रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं, फिर एनालाइज कर रहे हैं, इसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम एनसीईआरटीज़ इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती हैं।
यकीन मानिए, आप अगर इस तरह से स्टडी अपनी करते हैं एनसीईआरटीज़ को लेके, तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन बेस स्टार्ट हो जाता है बनना। और जब तक आप अपना जीएस का कोर्स करते हैं ना, तब तक आप पूरे मैच्योर हो चुके होते हैं इस स्टडी को लेकर। सो मैंने आपको ये तो बता दिया कि एनसीईआरटीज़ किस तरह से पढ़ी जाती है और किस किस क्लास की एनसीईआरटीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज ही से स्टार्ट करिए एनसीईआरटीज़ पढ़ना। और एनसीईआरटीज़ पढ़ने के लिए आपको कहीं भी बुक परचेज करने के लिए नहीं जाना है। आप अपने पीसी में, लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ हैं, जिसे मैं मेंशन भी कर दूंगी स्क्रीन पर। आप वो देख लीजिए, उसे इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल में। आराम से आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटीज़ मिल जाती हैं और आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगी, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। इसके साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, तो आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही आप वो एनसीईआरटीज़ के अपने टॉपिक कवर कर लें सारे, तो उसके जो चैप्टर फिनिश होने के बाद जो एक्सरसाइजेज होती है ना, उनको ज़रूर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर वो आपको अच्छे से सॉल्व हो गई तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करी है। अगर नहीं सॉल्व होती है तो इसका मतलब है कि एक बार और आपको देखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ देखिए उसे। अगर आप 12th तक की एनसीईआरटीज़ कवर कर लेते हैं अपनी, तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप क्लियर ना कर पाए। फिर इसके बाद जीएस होता है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद यकीन मानिए कि जीएस का 60 to 70% पार्ट आप पहले ही कंप्लीट कर चुके होते हो। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि जीएस का 60 to 70% पार्ट आप एनसीईआरटीज़ पढ़ने के दौरान ही कंप्लीट कर चुके होते हो। लेकिन मैटर करता है कि आपने एनसीईआरटीज़ कितने अच्छी तरीके से पढ़ी है। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपका 60 to 70% जीएस ऐसे ही कंप्लीट होता चला जाता है। आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत होती है, कुछ फैक्ट ध्यान में रखने होते हैं, करंट से उन्हें रिलेट करना होता है, बाकी आपका एनसीईआरटीज़ कंप्लीट हो जाती है और जीएस भी कंप्लीट हो जाता है। उसमें आपको, आप अगर 6 महीने एनसीईआरटीज़ को दे लेते हो, सारे सब्जेक्ट को दे लेते हो, तो यकीन मानिए कि आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए 2-2 साल नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर आगे की 2-4 महीने की स्टडी आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करवा सकती है। तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटीज़ पढ़ने का सही तरीका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए आगे की जो रास्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइज, ये तरीका हमेशा याद रखिए और इसको फॉलो करिए, ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा ये। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प करिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।